क्लास 10 चैप्टर नंबर 2, इसमें हम पढ़ेंगे वन एवं वन्यजीव संसाधन। भारत में वनस्पति एवं प्राणी जात के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी हैं और पौधे जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे कि वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% जनसंख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। भारत में विश्व की लगभग 8% उपजातियाँ पाई जाती हैं, जैव उपजातियाँ, यानी कि लगभग 16 लाख। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना हैं। आप पहले ही भी भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्यजीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्सों के बारे में पढ़ चुके हैं अगले क्लासेस में। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारा असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। अब हम इन संसाधन जैसे कि अपने वन और प्राणी जगत है, अगर हम इनकी अच्छे से देखभाल और इनके प्रति हम सतर्क नहीं रहेंगे तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और हमें इससे हमारे पर्यावरण पर भारी नुकसान भी पड़ेगा। तो हम आगे देखते हैं कि भारत में वन और वन्यजीव का संरक्षण कैसे किया गया है। वन्यजीव और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्यजीवों का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जैसे जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पतियों और पशुओं में जीन्स यानी जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती हैं। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में भी अभी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। जैसे कि देख सकते हैं आप, शांत घाटी में मुखली नर्सरी ने आदिवासी युवतियाँ बांस के पौधे लगा रही हैं, यानी कि वनों को अच्छे से रोपना इसमें दिखाया गया है। छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती आदिवासी महिलाएं, जिससे हम वनों के संरक्षण को इसमें दिखाया गया कि अगर हम हमारे वन और वन्यजीव बचे रहेंगे तो इसमें इसकी जो विविधता है, भारत की जो जैव विविधता है वो बची रहेगी और इससे हमें बहुत ही लाभ होंगे। 1960 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। 1960 और 70 के दशक में वन्यजीव के प्रति काफ़ी सतर्क होकर उन्होंने इसके प्रति सुरक्षा कार्यक्रम पर एक सुरक्षा कार्यक्रम भी चलाया, जैसे कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। आप जानते होंगे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया, जिसमें वन्यजीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्यजीव आवास की कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई अन्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार की कई परियोजनाओं ने भी घोषणा की कि जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े हुए विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना है। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काश्मीरी हिरण तथा हांगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ जैसे कि स्वच्छ जल मगरमच्छ और लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इन जीवों के प्रति
इनके प्रतिबंधन पर इन राष्ट्रीय उद्यान बनाने और पशु वन्य जीव विहार बनाने से संबंधित कई परियोजनाएं केंद्र सरकार ने लागू की, जो कि संकटग्रस्त प्रजातियां थी। ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया। एक मिनट, अब देखते हैं हम आगे। कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवन और हिम तेंदुए आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण तथा आंशिक प्रतिबंधन लगाकर कानून रक्षा दिया गया। इसमें से भारतीय हाथी जो था, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवन, हिम तेंदुओं पर इससे संबंधित जो भी शिकार हो रहे थे, व्यापार हो रहे थे, इस पर सरकार ने पूर्णतः रोक लगा दी। जिसमें हम आगे देखेंगे बाघ परियोजना। वन्य जीव संरचना में बाघ यानी टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने के वालों में मुख्य निशाने पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में की गई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बड़े आकार में जैव जाति को बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत के बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। आप इन तथ्यों की याद कर सकते हैं, जिससे एग्जाम में ये पूछे जाने की काफी संभावना रहती है। जिम कॉर्बेट इसका नाम हो गया उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं हैं। क्योंकि इनकी संख्या काफी कम हो गई थी, तो सरकार ने 1973 में आपने देखा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई बाघों से के संरक्षण से संबंधित। इनकी गिनती की गई थी कि 20वीं शताब्दी में 55,000 से घटकर बाघों की संख्या मात्र 1,827 रह गई थी। इसका कारण भी दिया गया है, क्या था इसमें चोरी करना और इनके हड्डियों का व्यापार करना, इनके खालों और हड्डियों का व्यापार करना, ये इनके विलुप्त होने के कारण थे। अब हम आगे देखेंगे। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव परियोजनाओं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इनके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता की खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित प्रजातियों में शामिल किया गया है। इसमें छोटे छोटे जो भी जीव जंतु हैं उनको भी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। उसके बाद में वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 में हम जितने भी वन्य जीव प्राणी अपने हैं उनको संरक्षित करने के लिए वन्य जीव अधिनियम सरकार लाई और उसके बाद में इसमें जीवों को संरक्षित किया गया। 1991 में पौधों की 6 प्रजातियां पहली बार इस सूची में शामिल की गई, जैसे कि वन्य जीव जो भी हैं इसमें सभी को संरक्षित करना हमारी जैव विविधता के लिए काफी आवश्यक है। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और इनका वितरण किस तरीके से किया गया है। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका पहले प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग या अन्य विभागों के
अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इनमें निम्नलिखित वर्गों में इसे निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि आरक्षित वन क्या होते हैं, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इन वर्गों में सरकार ने सभी प्राणियों और वन्यजीवों को डिवाइड कर दिया गया है। सरकार ने इसको डिवाइड कर दिया है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन में घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन प्राणियों को संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। जो भी अपने सबसे सेंसिटिव क्षेत्र हैं और जो भी संकटग्रस्त प्रजाति हैं, उनको सरकार आरक्षित वनों के और वन जीवों में की श्रेणी में डाल देती है। रक्षित वनों में वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जा रही है। रक्षित वन जो अपने देश में है वो कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा है, और जो आरक्षित वन है वो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन में घोषित किए गए हैं। इसी में से वन क्षेत्र में से 1/3 हिस्सा रक्षित वन में है। अब हम देखेंगे अवर्गीकृत वन में क्या है। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। जो भी सरकार, व्यक्ति तथा समुदाय के स्वामित्व होते हैं वो अवर्गीकृत वन के श्रेणी में आते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और गुजरात में आरक्षित वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। गुजरात और राजस्थान में जितने भी वन हैं उनको अवर्गीकृत वन की श्रेणी में डाला गया है। और हमने देखा इधर कि रक्षित वन और आरक्षित वनों में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कितना 75% है। इसके बाद में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में ये सभी अपने आरक्षित वन, इन राज्यों में आरक्षित वनों की श्रेणी में डाला गया है। और जहां इसमें बाद में जो रक्षित वन क्षेत्र हैं उसमें कौन से राज्य आते हैं, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी और राजस्थान, इसमें जो भी क्षेत्र हैं वो रक्षित वनों के एरिया में आते हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्य जितने भी हैं और गुजरात, ये सब अवर्गीकृत वन के श्रेणी में आते हैं। अवर्गीकृत में हमने क्या देखा, जो निजी स्वामित्व सरकार और समुदायों के में वर्गीकृत किया गया है, ये अवर्गीकृत वन क्षेत्र कहलाते हैं। समुदाय और वन संरक्षण के बारे में जानेंगे। अब समुदाय किस तरह से वनों का संरक्षण करती हैं। वन संरक्षण नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वह हमारे लिए देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। जैसे कि सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि में भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित कर दी है, जिनके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों को घुसपैठ से यहाँ के वन जीव को बचाते हैं। यानी कि जो नागरिक सतर्क है, जहाँ के लोग सतर्क हैं, वो खुद ही वहाँ के वनों का और जो भी जीव जातियाँ हैं उनका संरक्षण खुद ही कर रहे हैं। उसमें सरकार का भी हस्तक्षेप नहीं होने दे रहे हैं। वहाँ के स्थानीय जो समुदाय हैं और जो सरकारी अधिकारी भी हैं वो खुद ही उन स्थलों पर जो भी जीव जंतु हैं उनका संरक्षण कर रहे हैं। पवित्र वनों में झुरमुट
क्या होता है? विविध और दुर्लभ जनजातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों से विभिन्न वनों के मूल और कौमार रूप को बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों की झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों में इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों के स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा ना ही किसी को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते चले आ रहे हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार में जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। हमने से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ये अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा पुरातन काल है वहाँ से भी हमारा विश्वास बना हुआ है कि जो वन्य जीव हैं वो अपने देवता स्वरूप हैं। तो अपने कुछ एरिया में हम देखते हैं जो अपनी जनजातियाँ हैं वो किसी अवसरों पर वनों की पूजा करती है। जैसे कि छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं और ओडिशा बिहार में शादियों के अवसर पर इमली और आम के पेड़ों की पूजा की जाती है। तथा हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि पीपल और वट वृक्ष अपने कुछ अवसरों पर इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं। प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इनकी कृतियों की संरक्षित करने की अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अपने मंदिरों में आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांवों के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड को देख सकते हैं जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जैसे राजस्थान में बिश्नोई समाज हिरण का काफी संरक्षण करती है और नीलगाय का वो वहाँ के समुदाय में रचे बसे हुए बिल्कुल वो अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। इसी तरीके से काफी अच्छे तरीके से भारत में जो संस्कृतियां हैं वो इसे फॉलो करती हैं, प्रकृति का संरक्षण करती हैं। हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने में भी कामयाब नहीं रहा। अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारंपरिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नौ दाने ने भी दिखाया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम रक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में की गई। संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम की शुरुआत कब की गई? 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन रक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले में समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों में हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देरी है। अतः वह विकास प्रक्रिया मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर हम स्थानीय समुदाय किसी भी पर्यावरण को हम स्थानीय समुदाय मिलकर उनके संरक्षण करें तो हमें काफ़ी लाभ हो सकता है। सरकार भी उनकी इसकी मान्यता देती है कि हम पर्यावरण हितैषी बने जो आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो और जनमानस पर केंद्रित हो।
पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी हैं जो सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता। दानशील पूर्ण अपने जीवन क्रियाओं को भेंट करता है। दानशील पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है या सभी प्रकार की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए होने वाले विनाशों को भी छाया प्रदान करता है। ये गौतम बुद्ध ने 1488 ईसा पूर्व उन्होंने कहा था। क्योंकि आप जानते हैं कि पौधे जो होते हैं, पौधे ये ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी जितने भी वन्य जीव प्राणी हैं वो किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पौधों पर और जीवधारियों पर आत्मनिर्भर, यानी कि मनुष्य भी और अन्य जानवर भी पौधों पर और अन्य चीज़ों पर निर्भर हैं। परंतु जो पेड़ है वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हमें काफ़ी तरीके से लाभ भी पहुंचाते हैं। आगे देखेंगे, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की भागीदारी करना नहीं है? समुदाय भागीदारी किस किस में हुई थी? बीज बचाओ आंदोलन में भी, वन्य जीव पशु विहार परिसीमन, संयुक्त वन प्रबंधन और चिपको आंदोलन। इसमें से वन्य जीव पशु विहार परिसीमन में समुदाय की भागीदारी नहीं करता है। संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन में समुदाय की भागीदारी थी। तो इसमें वन्य जीव पशु विहार को सरकार ने परिसीमन इसका किया था, तो ये इसमें नहीं पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा। ओके, थैंक यू। ये अपना नेक्स्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2। थैंक यू।